2023 में तहसीलदार की 14 सीट्स पीपीएससी ने अनाउंस की थी। 2025 में उसके पेपर्स हुए और कल 13 अगस्त 2026 को उसका फाइनल रिजल्ट पीपीएससी ने अनाउंस किया। मैं पीपीएससी के इस पूरे केस को जो 2023 से स्टार्ट हुआ और 13 अगस्त 2026 में इसका फाइनल रिजल्ट आया, मैं इस पूरे केस का ए टू जी एनालिसिस करूंगा। और इस एनालिसिस के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि पंजाब गवर्नमेंट का एक डिसीजन है जो 2025 में पंजाब गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट से पब्लिश किया, जिसको पीपीएससी फॉलो भी कर रहा है, कि जो लोग नॉट रिकमेंडेड चले जाते हैं किसी भी रिजल्ट में, क्या उनको अगर विद इन 1 ईयर एडवर्टीजमेंट दोबारा आ जाए कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से, तो क्या जो लोग नॉट रिकमेंडेड होते हैं किसी भी रिजल्ट में, क्या उनको दोबारा बुलाया जा सकता है अगर विद इन 1 ईयर दोबारा रिक्वेजिशन आ जाए। इस चीज को भी मैं डिस्कस करूंगा। मैं आपको वो नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा पंजाब गवर्नमेंट का। और इस पूरे केसेस के पूरा केस जो है, इसका मैं स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करूंगा कि 2023 में कितनी सीट्स आई थी, उनके कितने पेपर थे, एज लिमिट क्या थी मेल और फीमेल के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, पेपर कब कब कंडक्ट हुए, और फिर उसके बाद जो जीके का पेपर था पहला, उसके बाद रेवेन्यू लॉज का जो पेपर था, उसके बाद इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे का जो पेपर था, किस स्टेप पे कितने कितने लोग जो हैं वो आउट ऑफ रेस चले गए, कितने लोग हर स्टेप में से आगे क्वालिफाई करके साइकोलॉजिकल टेस्ट में बैठे, रिटन साइकोलॉजिकल टेस्ट में और इंटरव्यू में बैठे, और फाइनल जो कल का रिजल्ट है उसके हवाले से ए टू जी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो हमारा पूरा केस है तहसीलदार का, उसका एक बर्ड्स आई व्यू देखें। होपफुली आपको स्क्रीन विजिबल होगी। ये बेसिकली 2023 में एडवर्टीजमेंट आई थी। एडवर्टीजमेंट नंबर 18 थी 2023 का। इसमें टोटल सीट्स थी 14, और एज लिमिट जो मेल की थी वो थी 21 से 33 साल, और जो फीमेल की थी वो 21 से 36 साल। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो 21 से 35 साल तक अप्लाई कर सकते थे। इसी तरीके से अगर हम बात करें, ये जो 14 सीट थी तहसीलदार की, इस पे 33,286 लोगों ने अप्लाई किया। इसके बेसिकली 4 पेपर थे। 2 पेपर ऑब्जेक्टिव थे, एक जीके का और एक रेवेन्यू लॉज का, और 2 पेपर इसके सब्जेक्टिव थे, एक इंग्लिश ऐसे और दूसरा था उर्दू सब्जेक्टिव, जिसमें कंपोजिशन प्रेसी और उसमें कंप्रीहेंशन और उसमें ग्रामर सब कुछ था। तो 2 पेपर सब्जेक्टिव थे, 2 पेपर ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद जीके का पेपर जो सबसे पहले कंडक्ट किया गया स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे समझ लें, पहला पेपर जो कंडक्ट किया गया वो 2025 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें बेसिकली जीके के पेपर में 70 एमसीक्यूज जीके के थे और 30 एमसीक्यूज कंप्यूटर साइंस के थे। और इस पेपर में, जीके के पेपर में, 33,286 में से 8,915 लोग क्वालिफाई कर पाए पहले स्टेज पे। उसके बाद जो लोग 8,915 लोग जीके का पेपर पास करके आगे आए, उनका रेवेन्यू लॉस का पेपर हुआ, और रेवेन्यू लॉस के पेपर में 8,915 जो जीके का पेपर पास करके लोग आगे आए थे, उनमें से सिर्फ 3,662, 3,662 लोगों ने रेवेन्यू लॉस का पेपर पास किया। तो यूं 2 पेपर में 33,286 से लोग बच गए 3,662। इन 3,662 लोगों के 2 पेपर कंडक्ट किए गए 2025 के अगस्त में, और वो पेपर थे इंग्लिश ऐसे का और दूसरा था उर्दू सब्जेक्टिव पेपर। और यूं 3,662 लोग जो थे, उनमें से सिर्फ 61 लोग ऐसे थे जो इंग्लिश ऐसे और उर्दू कंपोजिशन का पेपर, यानी उर्दू का जो सब्जेक्टिव पेपर था, वो क्वालिफाई कर पाए। यूं जो सफर स्टार्ट हुआ था 2023 में 33,286 लोगों का, यानी 33,286 एप्लीकेंट थे शुरू शुरू में। जीके के पेपर में सिर्फ 8,915 बच्चे, रेवेन्यू लॉस के पेपर में सिर्फ 3,662 पास कर पाए। और उसके बाद उर्दू वैसे और इंग्लिश ऐसे के जब पेपर हुए और रिजल्ट आया, तो सेकंड फेज के बाद सिर्फ 61 लोग ऐसे थे जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए। अब जो 61 लोग थे, ये इनमें सिर्फ एक फीमेल थी जो लाहौर से हैं, शुमाइल जमशेद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन प्रोनाउंसिंग हर नेम। तो इस ये जो 61 लोग थे, इनमें जो शुमाइल जमशेद थी वो फीमेल एक थी, और जो 60 लोग थे वो मेल थे। जो तहसीलदार का जो फाइनल रिजल्ट था, बेसिकली जो तहसीलदार का, सॉरी, रिटन एग्जाम का जो रिजल्ट था, जो 4 पेपरों का रिजल्ट था, जीके, रेवेन्यू लॉस, इंग्लिश ऐसे और उर्दू का कंपोजिशन का जो रिजल्ट है, इन चारों पेपर का जो फाइनल रिजल्ट था या रिटन एग्जाम का रिजल्ट था, उसमें 61 लोग थे जिसमें एक फीमेल थी शुमाइल जमशेद फ्राम लाहौर, और बाकी 60 लोग जो थे वो मेल थे। अब ये जो लोग थे 61, इनको गुजारा गया रिटन साइकोलॉजिकल टेस्ट में से और
इंटरव्यू का जो साइकोलॉजिकल टेस्ट का जो इंटरव्यू था, इन इन फेजेस में से गुजारा गया, ताकि इनका नफ्सियाती जायजा लिया जाए। और इनका रिटर्न साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ, और इनका इंटरव्यू हुआ साइकोलॉजिकल टेस्ट, यानी इंटरव्यू के साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट के पैनल के सामने इनका इंटरव्यू हुआ, और उसमें से फाइनल जो रिजल्ट हुआ। अच्छा, रिटन एग्जाम का भी मैं आपको मेरिट बताता चलूं। जो रिटन एग्जाम का रिजल्ट आया 4 पेपर का, उसमें ओपन मेरिट का लास्ट ओपन मेरिट था 254, और लास्ट मेरिट जो स्पेशल पर्सन कोटा का था वो था 217.75। और जो चारों पेपरों का जो रिटन एग्जाम का रिजल्ट था, उसमें लास्ट मेरिट मिनारिटी कोटा का था 211.75। तो ओपन मेरिट का जो चारों पेपर का जो एग्जाम था, रिटन एग्जाम, उसका लास्ट ओपन मेरिट था 254। मिनारिटी कोटा का था 211.75, यानी 211.75 और जो स्पेशल पर्सन का कोटा जो था, उसका लास्ट मेरिट था 217.75। अच्छा, ये तो हो गया चारों पेपर का रिटन एग्जाम का लास्ट मेरिट। उसके बाद मैंने बताया जैसे कि रिटन एग्जाम साइकोलॉजिकल टेस्ट रिटन हुआ, साइकोलॉजिकल टेस्ट इंटरव्यू की शक्ल में हुआ, और लास्ट फिर इनका जो इसी जुलाई के महीने में, पिछले महीने में, बेसिकली इनके फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट किए गए। और कल रिजल्ट आया 13 अगस्त को 2026 को, और इसमें 14 कैंडिडेट्स जो हैं वो सक्सेसफुल हुए, जिसमें 11 कैंडिडेट्स का ओपन मेरिट का रिजल्ट आया, 2 पर्सन को सिलेक्ट किया गया स्पेशल पर्सन कोटा पे, और एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया मिनारिटी कोटा पे। जो 14 कैंडिडेट जो हैं उनको रिकमेंडेशन लेटर दिए गए, या उनका नाम आप कह सकते हैं रिकमेंडेड लिस्ट में आया। और बाकी कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाए, लेकिन वो नॉट रिकमेंडेड चले गए। अब इस तरफ मैं आता हूं, वो आप लोगों को रिजल्ट दिखाता हूं, और फिर हम बात करते हैं कि ये जो नॉट रिकमेंडेड लोग हैं, इनकी फेट, इनकी लक, इनकी किस्मत आगे क्या है, और नॉट रिकमेंडेड लोग कौन से हैं, जो रिकमेंडेड लोग हैं वो कौन से हैं, किन लोगों का, कितने लोगों का इंटरव्यू जो है वो फेल हुआ, और उसके बाद वो लोग जो कि नॉट रिकमेंडेड है, उनकी आगे आप लक कह लें, फेट कह लें, किस्मत कह लें, मुकद्दर कह लें, वो क्या है पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिशियल गजट के 2025 के नोटिफिकेशन के मुताबिक। तो मैं इसको क्लोज करता हूं, और मैं आपको दिखाता हूं जो कल रिजल्ट आया। बेसिकली जो कल का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को हम डिस्कस करते हैं। ये कल का रिजल्ट है, होपफुली आपको स्क्रीन विजिबल होगी। मैं इसको मजीद विजिबल बनाने की कोशिश करता हूं। जी, ये लास्ट मेरिट, ये बेसिकली कल का रिजल्ट है 13 अगस्त का। इसमें जो पहला मेरिट है वो मंडी पाउदीन से कमर जावेद है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। सरगोदा से है सेकंड नंबर पे मोहम्मद जवाद तारिक, इनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, लकी हैं। और तीसरे नंबर पे आए हैं चिन्योट से मोहम्मद मोहसिन को भी बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। चौथे नंबर पे हैं अब्दुल बासित, ये लोधरा से हैं। अब्दुल बासित की पूरी फैमिली को बहुत ज्यादा मुबारकबाद। पांचवें नंबर पे जो ऊपर मेरिट पे रहे वो उस्मान खालिद हैं, रावलपिंडी से। ये रावलपिंडी के शहजादे जो हैं उस्मान खालिद, इनके लिए भी बहुत ज्यादा खुशियां, इनको भी बहुत ज्यादा फेलिसिटेशंस। छठे नंबर पे आए मोहम्मद शेर, और ये गुल मोहम्मद के बेटे हैं, और ये फैसलाबाद से हैं। तो फैसलाबाद के नौजवान को, मोहम्मद शेर को भी बहुत ज्यादा मुबारकबाद मेरी तरफ से। सातवें नंबर पे हैं जफर खान झंग से, जफर खान को भी बहुत ज्यादा मुबारकबाद। आठवें नंबर पे हैं फैज रसूल, लाहौर से हैं, फैज रसूल को भी बहुत ज्यादा मुबारकबाद। नौवें नंबर पे हैं कमर अली, ये लाहौर से कैंडिडेट हैं। ये ओपन मेरिट में जो 14 कैंडिडेट्स उनमें से 9वें नंबर पे रहे कमर अली, जो लाहौर से हैं। आपको भी और आपकी पूरी फैमिली को मुबारकबाद। 10वें नंबर पे हैं शाहजेब अफजल, अफजाल या अफजल कह लें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो अफजाल है मेरे ख्याल में। तो ये गुजरात से हैं, तो शाहजेब अफजाल या शाहजेब अफजल, आपको भी बहुत ज्यादा मुबारकबाद, आपकी फैमिली को भी। और 11वें नंबर पे हैं जाहिद हमीद, लाहौर से हैं, आपको भी जाहिद हमीद मुबारकबाद, आपकी फैमिली को। और 13वां नंबर 14वां नंबर जो है, सॉरी 12वां 13वां 14 नंबर, ये बेसिकली यहाँ पे 2 स्पेशल पर्सन आए हैं, और आखिरी कैंडिडेट जो है वो मिनारिटी कोटा पे है। तो स्पेशल पर्सन कोटा में 34 नंबर मेरिट पे है। ये 12 13 नंबर इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि स्पेशल पर्सन का कोटा जो है वो सेपरेट होता है। तो ये 12वें नंबर पे जो कैंडिडेट है वो है मोहम्मद यासिर खान, ये फिजिकली हैंडीकैप्ड है, और ये रिटन साइकोलॉजिकल टेस्ट में मुझे इंटरव्यू में वहां पे रिटन साइकोलॉजिकल टेस्ट में मैं इनसे मुलाकात हुई। बहुत ही बेहतरीन जेंटलमैन है। मोहम्मद यासिर खान मंडी पाउदीन से है। मोहम्मद यासिर खान को स्पेशली सलूट कि आपने स्पेशल पर्सन होने के बावजूद अपनी एनर्जी का, अपनी कुव्वत का, अपनी तवनाइयों का, अपनी हिम्मत का, अपने अज़्म का इजहार किया, और आप माशाल्लाह सेलेक्ट हुए। मंडी पाउदीन से मोहम्मद यासिर खान को बहुत ज्यादा मुबारकबाद। स्पेशली आपकी फैमिली को अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाबियां अता करे, क्योंकि मैं खुद स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, स्पेशल पर्सन को पढ़ाता हूँ। तो मैं ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जो स्पेशल पर्सन होते हैं, और जब वो क्वालिफाई करते हैं किसी भी की पोस्ट को, तो मेरा दिल करता है कि मैं उनको एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से सलूट करूं। उसके बाद 13वें नंबर पे हैं
कमर रफीक, ये भी सिलेक्टेड हैं अगेंस्ट स्पेशल पर्सन कोटा। तो कमर रफीक की पूरी फैमिली को और कमर रफीक को दोनों हाथों से सलूट, क्योंकि ये भी स्पेशल पर्सन कोटा के ऊपर सिलेक्ट हुए, चारों पेपर क्वालिफाई किए, उसके बाद फाइनल इंटरव्यू में रिकमेंडेशन हुई, और लास्ट पे 14 नंबर मेरिट पे ये है मिनारिटी कोटा से, अकलीती बिरादरी से हमारे भाई, इनका नाम है असद हमीद, और ये मिनारिटी कोटा पे यानी कि जो नॉन मुस्लिम है, अकलीती बिरादरी से है, ये सिलेक्ट हुए। और ये है कहाँ से, शेखुपुरा से। कमर रफीक जो है वो है भावल नगर से, और जो स्पेशल पर्सन पर्सन कोटा पे मोहम्मद यासर खान जो है वो मंडी बहाउद्दीन से है। तो मंडी बहाउद्दीन से मोहम्मद यासर खान को, भावलनगर से कमर रफीक को, और शेखपुरा से असद हमीद को जो कि मिनारिटी कोटा पे है, इन तीनों को भी बहुत ज्यादा मुबारकबाद। अब हम आ जाते हैं उन लोगों की तरफ जो लोग नॉट रिकमेंडेड गए। यानी अब ये जो नॉट रिकमेंडेड की मैं बात कर रहा हूं, पहले समझ लें कि ये नॉट रिकमेंडेड लोग कौन होते हैं। इनका भी इंटरव्यू पास है, लेकिन सीटें चूंकि 14 थी, तो ये लोग इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बावजूद इनको रिकमेंडेशन लेटर इशू नहीं हुए। कि ये वो लोग हैं जो कि 14 लोगों में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि तहसीलदार की सिर्फ 14 सीट्स थी। तो ये जो लोग हैं आप कह सकते हैं, जिनकी मैं अभी नाम लूंगा और आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से जिले से हैं, इन लोगों की हिम्मतों को, इन लोगों के पोटेंशियल को, इन लोगों की आप कह सकते हैं एनर्जीज को, इन लोगों के मोमेंटम को, इन लोगों के अज़्म को भी सलूट। और मैं आप लोगों को यहां पे बताता जाऊं कि ये वो तमाम कैंडिडेट जो कि नॉट रिकमेंडेड है, आप लोग भी क्वालिफाइड है। आप लोगों ने ये नहीं समझना कि आप लोगों की सिलेक्शन नहीं हुई। देखें, अगर तहसीलदार की 14 सीट ना होती, तहसीलदार की सिर्फ 2 सीट होती, तो जो ऊपर 14 लोग थे, इनमें से भी टॉप 2 लोग जो हैं उनको सिलेक्शन ऑर्डर मिलते, और वो 12 लोग भी आप लोगों के साथ नॉट रिकमेंडेड होते। अगर तहसीलदार की एक ही सीट होती, तो एक ही लड़का जो है वो सिलेक्ट होता, और बाकी जो 13 ऊपर मैंने नाम गिनवाए हैं, वो लोग भी किन लोगों में शामिल होते, नॉट रिकमेंडेड में। तो नॉट रिकमेंडेड का मतलब ये नहीं है कि यू आर आउट ऑफ द रेस, बल्कि इसका मतलब ये है कि सीटें कम थी, और आप 14 सीटों के बाद पड़े हैं, लेकिन आप लोग क्वालिफाई कर चुके हैं क्योंकि आपका इंटरव्यू पास है। अब ये जो लोग हैं, जो लोग रिकमेंड नहीं हुए, इंटरव्यू उनका पास है, मैं उन लोगों की तरफ बढ़ूंगा। और इन लोगों में शामिल है बेसिकली, अगर मैं देखूं तो जो लोग नॉट रिकमेंड हुए हैं, जिनका इंटरव्यू पास था, फरहान सिकंदर है। ये लिखा हुआ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, फॉलोइंग कैंडिडेट्स कुड नॉट कम इन द ऑर्बिट ऑफ सिलेक्शन। तो ये ऊपर वर्ड देखें, ये कैंडिडेट्स सिलेक्शन नहीं इनकी हो पाई, सेलेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि कैंडिडेट्स 14 सीटें थी टोटल। तो अगर सीट्स होती 30 या 35 या 40, तो ये लोग भी सारे सिलेक्ट हो जाते, क्योंकि ये इंटरव्यू में क्वालिफाई कर चुके हैं। तो सरगोदा से फरहान सिकंदर, आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद, क्योंकि आप क्वालिफाई कर चुके हैं, यू आर क्वालिफायर। अगर सीट्स ज्यादा होती तो आप जरूर आपको रिकमेंडेशन लेटर मिलता। मोहम्मद नबील आवान नारोवाल से, आपको सलाम अजमल खान का, आप भी माशाल्लाह सेलेक्ट हुए, आई मीन क्वालिफाई किया। आपको और आपकी फैमिली को, क्योंकि आप क्वालिफायर है, तो आपको भी बहुत ज्यादा मुबारकबाद। ये अलग बात है कि नंबर ऑफ सीट्स कम थी तो आपको सिलेक्शन ऑर्डर नहीं मिले। मोहम्मद इरफान है लैया से, आपको भी मोहम्मद इरफान मेरी तरफ से मुबारकबाद कि आप क्वालिफाई किया, लेकिन आप सिलेक्शन ऑर्डर में नहीं आए क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम थी। उसके बाद मोहम्मद जीशान फरीद हैं चिन्योट से, मोहम्मद जीशान फरीद को भी बहुत ज्यादा मुबारकबाद। उसके बाद अगर हम देखें, ये तमाम कैंडिडेट्स जो हैं, दाऊद अली विहाड़ी से आपको मुबारकबाद, मुईज हसन बहावल नगर से आपको भी मुबारकबाद कि आप क्वालिफाई किया आपने इंटरव्यू। और मोहम्मद नसीम खान ओकाड़ा से हैं, मोहम्मद नसीम खान, आपको और आपकी फैमिली को मुबारकबाद कि आप क्वालिफायर हैं। ये अलग बात है कि आप फाइनली तो सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स कम थी। अगर आप नंबर ऑफ सीट ज्यादा होती तो आप सिलेक्शन ऑर्बिट में आ चुके होते। हसन रजा हैं ननकाना साहिब से, हसन रजा, आपको और आपकी फैमिली को मुबारकबाद कि आप क्वालिफायर हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई किया आपने। उसके बाद हैं बेसिकली मोहम्मद रिजवान लाहौर से, मोहम्मद रिजवान, उसके बाद साकिब अली हैं नारोवाल से, उसके बाद हैं हसीब अहमद टोबा टेक सिंह से। हसीब अहमद, साकिब अली और हसन रजा, आप तीनों को मुबारकबाद कि आप लोग क्वालिफायर है, माशाल्लाह इंटरव्यू आपने क्वालिफाई किया। और उसके बाद अगर हम देखें, मोहम्मद यूसुफ शेर डेरा गाजी खान से हैं, तो डेरा गाजी खान के शहजादे मोहम्मद यूसुफ शेर, आप वाकई शेर हैं कि आप इंटरव्यू क्वालिफाई किया। उसके बाद अगर हम देखें तो हसन फरीद फरीदी हैं साहिवाल से, इन्होंने भी इंटरव्यू क्वालिफाई किया। मोहम्मद रहमान जी लाहौर से हैं, इन्होंने भी इंटरव्यू क्वालिफाई किया, लेकिन सेक्शन ऑर्बिट में नहीं आए। रमीज तारिक गुजरावाला से, तो हसन फरीद फरीदी, मोहम्मद रहमान, और उसके बाद रमीज तारिक, आप तीनों को भी मुबारकबाद कि आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर चुके। औरंगजेब हैं ओकाड़ा से, इंटरव्यू क्वालिफाई किया, मुबारकबाद। फहद आजम खान लाहौर से हैं, आप भी इंटरव्यू क्वालिफाई किया, आपको भी मुबारकबाद। मोहम्मद अजमल खान, दिस इज बंदा नाचीज, आप लोगों के सामने
मोहम्मद अजब खान, आई एम फ्रॉम बखर, इंटरव्यू क्वालिफाई किया, आप लोगों की तरफ से मुझे मुबारकबाद मैंने कबूल कर ली। उसके बाद जो है वो हैं अतर अली सिद्दीकी, ये लाहौर से हैं। तो अतर अली सिद्दीकी, आपके साथ गुफ्तगू हुई, आप रिटन साइकोलॉजिकल टेस्ट में मेरे साथ दाएं तरफ बैठे थे। तो अतर अली सिद्दीकी, आपको भी आपकी कोशिश को, आपकी जिद्दोजहद को, और आपने बताया था कि आपने पहले पीएमएस और सीएसएस में भी आप माशाल्लाह क्वालिफाइड हैं लेकिन नॉट रिकमेंडेड थे। तो अतर अली सिद्दीकी, मेरी तरफ से दोनों हाथों से आपकी कोशिशों को सलाम, मुबारकबाद, आप इंटरव्यू में क्वालिफायर हैं। उसके बाद मोहम्मद फैजान हमीद भावनगर से हैं, मेरी तरफ से मुबारकबाद। अली अमार यासिर लाहौर से हैं, आपकी कोशिशों को सलाम, आप क्वालिफायर हैं इंटरव्यू में। सिलेक्शन नो मैटर, कोई इशू नहीं है, नंबर ऑफ सीट्स कम थी लेकिन आप इंटरव्यू में क्वालिफाई कर पाए। मोहम्मद अदील हैं लैया से। तो मोहम्मद अदील, ये पहले अभी सर्व कर रहे हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में। इनके साथ जो हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ, इंटरव्यू बेसिकली हुआ, तो उसमें मोहम्मद अदील से बड़ी अच्छी गपशप हुई। ही इज अ वेरी ग्रेट मैन, इससे पहले ये पंजाब पुलिस में रह चुके हैं, अभी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं। तो मोहम्मद अदील, आपकी कोशिशों को दोनों हाथों से सलाम, कि आप माशाल्लाह पहले एजुकेटर थे, उसके बाद पंजाब पुलिस में आए, उसके बाद आप माशाल्लाह अभी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं 17 स्केल पे। तो आप भी इंटरव्यू में क्वालिफायर हैं, आपकी कोशिशों को भी सलाम। उसके बाद अगर हम देखें तो मुदस्सिर गफ्फार हैं साहिवाल से। अच्छा, यहाँ पे ये वो कैंडिडेट हैं जिनके नाम मैं आप ले रहा हूँ, ये लोग इंटरव्यू में फेल हुए। मेरी हमदर्दी इस पूरे रिजल्ट में इन लोगों के साथ सबसे ज्यादा है कि इन लोगों ने इंटरव्यू में अपीयर हुए। अब इंटरव्यू में अगर कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया, फेल हो गया है, तो इट डज नॉट मीन अ फेलियर, इट मीन्स के फेलियर इज अ नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस, कि आप कामयाबी के दाने के बिल्कुल करीब खड़े हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में इंशाल्लाह। जरूरी नहीं है कि तहसीलदार की कोई भी अटेम्प्ट है नेक्स्ट, आपकी जिंदगी की जो नेक्स्ट एंडेवर्स हैं, एफर्ट्स हैं, उसमें अल्लाह ताला आपको आसानियां अता फरमाए, कामयाबी अता कराए, अता करे। तो जो वो कैंडिडेट जो कि इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाए, उसमें साहिवाल से हैं मुदस्सिर गफ्फार, कसूर से हैं मोहम्मद। उसके बाद अगर हम देखें तो खुशाब से हैं मोहसिन हयात, बहुत अच्छे जेंटलमैन, इनके साथ गपशप हुई इंटरव्यू वाले दिन, इंटरव्यू आई मीन कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट का इंटरव्यू था। उसके बाद पक्खर से हैं, मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से हैं सजाद हुसैन, फैसलाबाद से हैं मोहसिन रजा, और गुजरावाला से हैं उमैर तारिक, साहिवाल से हैं मोहम्मद रमजान, सरगोदा से हैं जहांजेब रांझा, लाहौर से है शुमाइल जमशेद, ये लड़की है, बहुत से कैंडिडेट इसको लड़का समझ रहे थे, तो ये शुमाइल जमशेद ये लड़की है। ये कैंडिडेट मुझसे कांटेक्ट में है। और शुमाइल जमशेद जो है ये लाहौर में पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पे जॉब कर रही हैं। और ये 61 लोग जो इंटरव्यू में अपीयर हुए, उनमें वाहिद कैंडिडेट है जो फीमेल है। इसकी कोशिशों को दोनों हाथों से सलाम। तो शुमाइल जमशेद जो है लाहौर से इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाई, कोई इशू नहीं है, मेरी हमदर्दियां आपके साथ हैं, बल्कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। उसके बाद जिया मुस्तफा बेसिकली जंग से आजकल मेरे ख्याल में अटक में सर्व कर रहे हैं, वेरी ग्रेट मैन, जेंटलमैन, और ये भी रिटन साइकोलॉजिकल टेस्ट में मुझे इनसे इनसे गपशप हुई। और जिया मुस्तफा का और मेरा इंटरव्यू फाइनल जो था वो एक ही दिन में था। ही इज सच अ ग्रेट जेंटलमैन। तो जिया मुस्तफा, कोई घबराना नहीं है, इमरान खान की तरह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एंडेवर में राय मोहम्मद अहमद खरल उकाड़ा से हैं, आप इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर पाए, कोई इशू नहीं है। मंडी बाउद्दीन में मोहम्मद मोहतशिम, उसके बाद मुजफ्फरगढ़ से हैं मोहम्मद सैफुल्लाह मुजफ्फरगढ़ से हैं, कोटद्दू से हैं बेसिकली, और आजकल सर्व कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल में असिस्टेंट, ये लेबर डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं, लेबर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट में, आई थिंक असिस्टेंट के तौर पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मोहम्मद सैफुल्लाह, यू आर सच अ ग्रेट जेंटलमैन, कोई इशू नहीं है अगर इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ। काशिफ मजीद, ये इससे पहले भी पिछला जो इंटरव्यू था जो मेरे नोट नाकिस इल्म में आया है, ये और इनके भाई अपीयर हुए थे पिछले इंटरव्यू में जो तहसीलदार के 2022 में सीट आई थी। तो इसमें भाई इसके तहसीलदार हो गए थे लेकिन ये नॉट क्वालिफाइड हुए थे, और उसके बाद अब भी इस मतलब ये इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन ये मेरे मेरे साथ ही बैच में थे और इन्होंने इंटरव्यू दिया। सच अ ग्रेट मैन, सच अ कैपेबल मैन, सच अ यू कैन से इंटेलिजेंट, एंड यू कैन से हार्ड वर्किंग एंड सच अ पॉलिश पर्सन, मोहम्मद ऐसा काशिफ मजीद। तो काशिफ मजीद फैसलाबाद से हैं, कोई इशू नहीं, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ, हमें हर नाकामी जो है वो कामयाबी की तरफ करीब कर देती है बेसिकली। तो इसरार अकबर है, सच अ ग्रेट मैन, इसरार अकबर जो है विहाड़ी से है, और ये भी बेसिकली पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के तौर पर जॉब कर रहे हैं। इसरार अकबर, कोई इशू नहीं है, इंटरव्यू फेल हुआ तो। इसके अलावा फखर एमेनुल है, ये साहिवाल से हैं, कोई इशू नहीं है, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ तो। और उसके बाद अगर हम देखें तो नाजम मुश्ताक मसीह कसूर से हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाए, कोई इशू नहीं है। अब मैं इस बात करता हूं यहाँ पे इसको रिजल्ट को क्लोज, और मैं आपको बताता हूं कि ये जो 14 लोग थे जो सेलेक्ट हुए, एक मतलब फिर उनको मुबारकबाद कि ये लोग फाइनली सिलेक्शन के ऑर्बिट में आए। लेकिन वो तमाम लोग जो सिलेक्शन ऑर्बिट में नहीं आए लेकिन वो नॉट रिकमेंडेड में हैं, तो आप लोग भी बेसिकली क्वालिफायर हो, लेकिन आप लोगों ने
आप लोग 14 सीट्स में नहीं आए, यानी आप 14 लोगों में शामिल नहीं हुए जिनको सिलेक्शन ऑर्डर किए गए। साफ सारे फाइनल सिलेक्शन में वही लोग आते हैं जितने रिक्वायर्ड सीट्स होती हैं, तो रिक्वायर्ड सीट्स थी 14, तो टॉप 14 लोगों को उठा लिया गया। बाकी लोग जो इंटरव्यू में क्वालिफाई कर पाए, जिनका मैंने जिक्र किया, आप लोगों की सलाहियतों में, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के अज़्म, आप लोगों की हिम्मत, आप लोगों की इंटेलिजेंस, आप लोगों की कॉम्पिटेंसी, आप लोगों की अज़्म, आप लोगों की मेहनत, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। आप लोग क्वालिफायर है। तो जो लोग क्वालिफायर है इंटरव्यू में, उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से, मोहम्मद अजमल खान की तरफ से, बखर के प्लेटफॉर्म से, इस इंग्लिश विद अजमल खान मेरा यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा मुबारकबाद के यू आर पीपल हु हैव क्वालिफाइड द इंटरव्यू ऑफ तहसीलदार पोस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। हज़रत अली करम वजह का फरमान है कि अगर मेरा इरादा जो है वो पाए तकमील तक पहुंचे, या मेरी ख्वाहिश तक पाए तकमील तक पहुंचे, तो मैं खुश होता हूँ। और अगर मेरा इरादा जो है वो पाए तकमील तक ना पहुंचे, तो मैं और ज्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि जब मेरा इरादा टूटता है तो बेसिकली अल्लाह का इरादा कार फरमा होता है। तो हज़रत अली करम वजह का एक और फरमान है कि मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पाया। तो अगर आपका इरादा था तहसीलदार बनने का, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ और चाहा आपके लिए, तो इसका मतलब है अल्लाह का मास्टर प्लान जो है वो वर्क कर रहा है। तो मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। तो अल्लाह ताला का कुछ इरादा और होगा। हो सकता है आप एक फूल मांग रहे हो और अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई बाग या पूरा चमन लिखा हो, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट जिन लोगों की है, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट उनके लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक इन द नेक्स्ट इंटरव्यू। और जो लोग तहसीलदार के इंटरव्यू में आप ओवर क्वालिफाइड हो चुके हैं या इस जॉब में आप नहीं आ सकते, तो आपकी जिंदगी बहुत वसी है। इसमें बहुत सारी अटेम्प्ट्स पड़ी होती हैं। कुछ लोगों के लिए पीएमएस मिनिस्ट्रियल पड़ा होगा, कुछ लोगों के लिए सीएसएस पड़ा होगा, कुछ लोगों के लिए पीएमएस जनरल पड़ा होगा, कुछ लोगों के लिए एडीएलडी की सीट्स आ रही हैं। तो बहुत सारी सीट्स अभी पड़ी हैं, बहुत सारे इम्तिहान जिंदगी में पड़े हैं। और अगर ये इम्तिहान से भी अगर आप आउट हो गए हैं सारे एग्जाम से, तो फिर भी जिंदगी में और बड़े बड़े इम्तिहान आने आने हैं आपकी अमली जिंदगी में। तो अल्लाह ताला आपको हर मैदान पे, हर अमल मैदान में, हर स्टेप पे आपको कामयाबी अता फरमाए। अब हम बात करते हैं वो तमाम कैंडिडेट्स जो कि नॉट रिकमेंडेड है, उनके लिए गुड न्यूज क्या है। लेट मी शेयर बेसिकली अ लेटर ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। आप लोगों को एक लेटर नजर आ रहा होगा, ये मैं उन कैंडिडेट के साथ शेयर कर रहा हूं जो कैंडिडेट्स नॉट रिकमेंडेड है। यानी 14 की बात नहीं कर रहा, जो सिलेक्शन में आ चुके हैं, वो कैंडिडेट्स जो कि जिनका इंटरव्यू पास हुआ है, उनके लिए गुड न्यूज ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गजट में नवंबर 21 2025 में एक नोटिफिकेशन इशू किया। ये नोटिफिकेशन जो है, मैं अपनी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसको पिन कर दूंगा। आप अगर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आएंगे तो जो पहला लिंक होगा उस पर क्लिक करेंगे तो आप ये ओपन कर पाएंगे। 2025 का ये पंजाब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, और ये गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन है। और इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है, मैं आपको बता देता हूँ सरसरी तौर पे, कि रेगुलेशन नंबर 63 सबसेक्शन बी, न्यू पॉइंट एडेड, notwithstanding the existing policy regarding provision of substitute from the merit list within a period of 1 year from the date of issuance of recommendations, it has been decided to also use that merit list for the fresh recommendations without advertisement as described below। अब जरा इसमें दोबारा एक दो पैराग्राफ पढ़ के आपको समझाता हूं। द कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सेंड्स अ फ्रेश रिक्वेजिशन फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट पोस्ट वेयर रिकमेंडेशंस वर was sent during the last 1 year and suitable candidates are available on the valid merit list जो not recommended में पड़े होते हैं। On the examination of the fresh requisition, PPSC may draw the attention of the concerned administrative department towards the availability of remaining candidates on the valid merit list for the same post and ask the concerned administrative department to give its consent or otherwise to recommend the candidates out of the valid merit list. In case of the occurrence of the concerned in case of the occurrence of concerned administrative department, fresh recommendation may be sent using the valid merit list. Otherwise, the post may be advertised and recruitment process may be completed as per the routine procedure. Ab chairman may extend the validity period of the merit list if the correspondence between the commission and the concerned administrative department started within the validity of the merit list, but the recommendation could not made within the validity period. अब ये जो ऑर्डर है, ये तमाम लोगों के लिए जो कि नॉट रिकमेंडेड आए हैं, उन लोगों के लिए ये बेहतरीन किस्म का एक गुड न्यूज है बेसिकली। अब इसको मैं समझाता हूं आसान अल्फाज में, बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसका पता होगा। ये बेसिकली नोटिफिकेशन पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिशियल गजट में इशू हो चुका है 2025 के 21 नवंबर को। इस नोटिफिकेशन का आसान अल्फाज में मतलब ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अगर हम किसी डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्वेजिशन जाती है पीपीएससी को कि आप टेस्ट कंडक्ट करें,
टेस्ट कंडक्ट हो गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, जैसे अभी तहसीलदार का रिजल्ट 13 अगस्त को कल आया, जैसे गुज़िश्ता कल। तो जो लोग रिकमेंड हो गए 14 लोग, वो तो हो गए। जो लोग नॉट रिकमेंडेड पड़े हैं उनका इंटरव्यू तो क्वालिफाई है ना। तो जो लोग नॉट रिकमेंडेड हैं, अगर पीपीएससी को दोबारा रिक्वेजिशन जाती है कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से, कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से, तो अगर दोबारा रिकमेंडेशन जाती है 1 साल के अंदर अंदर, 13 अगस्त को रिजल्ट आया, 13 अगस्त 2027 तक, इससे पहले पहले अगर दोबारा रिक्वेजिशन जाती है कि तहसीलदार की कुछ सीट्स हैं, इनको एडवर्टाइज करें, इनको इनके इम्तिहान कंडक्ट करें पीपीएससी को, तो पीपीएससी कंसर्न डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तवज्जो दिला सकता है कि ये पहले हमारे पास एक लिस्ट पड़ी है, इसमें 14 लोग सिलेक्ट हुए थे, बाकी लोग नॉट रिकमेंडेड पड़े हैं, यानी वो इंटरव्यू में क्वालिफायर हैं, चारों पेपर साफ उनके रिटर्न भी क्वालिफाई है, और ये नॉट रिकमेंडेड पड़े हैं। ये लिस्ट मौजूद है, ये वैलिड है। क्या, अगर आपकी इजाजत हो, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन से, या उनका जो भी सेक्रेटरी या जो भी हाईएस्ट अथॉरिटी है, कि क्या इन लोगों को ऑर्डर इशू कर दें? अगर कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो अप्रूव करता है, तो नए टेस्ट कंडक्ट नहीं होते, बशर्त ये कि जो रेक्विजिशन नहीं आए वो 1 साल के अंदर अंदर आए। यानी 13 अगस्त 2026 को रिजल्ट आया तहसीलदार का, 13 अगस्त 2027 तक अगर तहसीलदार की नई सीट्स की रिक्वेजिशन जाती है पीपीएससी को, तो पीपीएससी अटेंशन ड्रा करवाएगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, कि हमारे पास ऑलरेडी लोग पड़े जो नॉट रिकमेंडेड चले गए थे, क्या उनको बगैर टेस्ट बगैर इंटरव्यू के आप रिकमेंडेशन ऑर्डर इशू कर दें, क्योंकि वो ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं और इंटरव्यू क्वालिफाई कर चुके हैं। अगर तो बोर्ड अप्रूव करता है तो उनको रिकमेंडेशन लेटर चले जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है उसकी सवाबदीद है, वो कहे कि नहीं, हमें वो लोग नहीं चाहिए, बल्कि फ्रेश टेस्ट कंडक्ट करें, फ्रेश साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करें, फ्रेश जो है वो फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट करें, और हमें नए लोग चाहिए, नया पूल चाहिए। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट भी यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, वो ये था कि सपोज 13 अगस्त 2027 से पहले पहले तहसीलदार की सीट्स आती हैं, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसने रिक्वेजिशन भेजी, और पीपीएससी ने उसके साथ कोरेस्पॉन्डेंस की कि हमारे पास ऑलरेडी लोग मौजूद हैं, और इस कोरेस्पॉन्डेंस को जो पीपीएससी और कंसर्न डिपार्टमेंट जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, इनके दरमियान में कोरेस्पॉन्डेंस अगर होते हुए 1 साल से टाइम ऊपर चला जाता है, तो जो चेयरमैन है वो अप्रूव कर सकता है कि जी ठीक है, इस टाइम पीरियड को 1 साल को और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि कोरेस्पॉन्डेंस चल रही है टेस्टिंग अथॉरिटी पीपीएससी और जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उनके दरमियान में जो कोरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट हो गई थी विद इन 1 ईयर, लिहाजा उस टाइम पीरियड को 1 साल को बढ़ाया भी जा सकता है, जिस दौरान वो ऑर्डर जो है, जो नॉट रिकमेंडेड लोग हैं, उनको भर्ती भी किया जा सकता है, या फ्रेश एडवर्टीजमेंट और फ्रेश रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी स्टार्ट हो सकता है। तो अब अगर मैं इसका जो एक्चुअल इतलाक हुआ, एप्लीकेशन हुई, मैं उस पर बात करता हूँ। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर सीट्स आई इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, उसमें कुछ कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए, कुछ लोग नॉट रिकमेंडेड चले गए। नई रिक्वेजिशन विद इन 1 ईयर दोबारा आई पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की तरफ से, और पीपीएससी ने उनके तवज्जो दिलाई कंसर्न डिपार्टमेंट की, जिनके पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को बताया कि हमारे पास ऑलरेडी नॉट रिकमेंडेड में लोग पड़े हैं, तो डिपार्टमेंट ने अप्रूवल की, और उन लोगों को जो कि नॉट रिकमेंडेड थे, जैसे अभी तहसीलदार में नॉट रिकमेंडेड थे, तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने अप्रूवल दी, और पीपीएससी ने वो लोग जो कि पहले नॉट रिकमेंडेड पड़े थे उनको ऑर्डर इशू कर दिए। अच्छा, अब अगर हम बात करें इन्फोर्स इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट में मिसाल दूं जहां पे ये केस फॉलो नहीं किया गया, वो था बेसिकली प्रोबेशन एंड पेरोल ऑफिसर। पेरोल एंड प्रोबेशन ऑफिसर जो है, जो होम डिपार्टमेंट के अंदर आता है, उसमें कुछ सीट्स आई थी लास्ट लास्ट 2-3 साल के अंदर, और उसमें बेसिकली कुछ सीट्स अनाउंस हुई, और उसमें जो लोग नॉट रिकमेंडेड थे, अब पेरोल एंड प्रोबेशन ऑफिसर जो है, ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट, उन्होंने दोबारा रिक्वेजिशन भेजी विद इन 1 ईयर, और पीपीसी ने उनकी तवज्जो दिलाई कि हमारे पास ऑलरेडी जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, उनके नीचे नॉट रिकमेंडेड लोग भी पड़े हैं जिनका इंटरव्यू क्वालिफाई है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम उन लोगों को ऑर्डर इशू करें। तो कंसर्न डिपार्टमेंट ने कहा कि नो, बल्कि हमें फ्रेश लोग चाहिए। तो अब उनका दोबारा नया एडवर्टीजमेंट आने के चांसेस हैं इसी महीने के एंड पे या सितंबर में। पेरोल एंड प्रोबेशन ऑफिसर की 80 to 85 सीट्स आ रही हैं। तो अब ये जो दूसरा केस मैंने डिस्कस किया, इसमें कंसर्न डिपार्टमेंट ने नई रिक्वेजिशन भेजी विद इन 1 ईयर, लेकिन पीपीएससी ने अगर तवज्जो भी दिलाई कि हमारे पास ऑलरेडी नॉट रिकमेंड लोग पड़े हैं, लेकिन कंसर्न डिपार्टमेंट जो था उसने कहा नहीं, होम डिपार्टमेंट ने कहा हमें बल्कि फ्रेश रिक्वेजिशन, फ्रेश ग्रेजुएट्स चाहिए, आई मीन फ्रेश वो लोग चाहिए जो फ्रेश रिक्रूटमेंट से आए, दोबारा टेस्ट कंडक्ट करें, दोबारा साइकोलॉजिकल टेस्ट करें, दोबारा फाइनल इंटरव्यू करें, हमें फ्रेश लोग चाहिए, वो जो ऑलरेडी नॉट रिकमेंडेड पड़े हमें वो नहीं चाहिए। लेकिन अगर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की बात करें तो उसमें टेस्ट हुआ, उसमें जो लोग नॉट रिकमेंडेड थे, उसके बाद 1 साल के अंदर फाइनल रिजल्ट के बाद दोबारा रिक्वेजिशन की डिपार्टमेंट की तरफ से, पीआरए की तरफ से, और पीपीएससी ने जब उनकी तवज्जो दिलाई, पीपीएससी की हाईएस्ट अथॉरिटी ने, चेयरमैन ने, तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने कहा कि हमें बंदे जल्दी चाहिए, लिहाजा जो नॉट रिकमेंडेड में लोग पड़े हैं उन लोगों को ऑर्डर इशू कर दें। तो ये सवाबदीद होती है बेसिकली कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के
हाईएस्ट अथॉरिटी की, कि वो अगर उन्हें जल्दी लोग चाहिए तो अगर पीपीएससी तवज्जो दिलाए कि हमारे पास ऑलरेडी नॉट रिकमेंडेड लोग पड़े हैं, तो कंसर्न डिपार्टमेंट अगर अप्रूवल कर दे तो दोबारा टेस्ट कंडक्ट नहीं होता, बल्कि वो लोग जो कि नॉट रिकमेंडेड पड़े होते हैं उनको तरजीहाती बुनियादों पे ऑर्डर इशू कर दिए जाते हैं बगैर टेस्ट इंटरव्यू दोबारा के, वो ऑर्डर इशू हो जाते हैं उनको। हाँ, जो कैंडिडेट्स फिर भी कुछ सीटें खाली रह जाएं तो फिर फ्रेश रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि क्या तहसीलदार की जो पोस्ट आई थी 14 2023 में, इसमें कितने परसेंट चांसेस है कि जो जो नॉट रिकमेंडेड लोग खड़े हैं, जिनका इंटरव्यू पास हुआ है, इंटरव्यू फेल नहीं हुआ, शर्त यह है कि इंटरव्यू फेल नहीं होना चाहिए, तो जो नॉट रिकमेंडेड लोग हैं जो कि हु कुड नॉट कम इन द ऑर्बिट ऑफ सिलेक्शन, उनके कितने परसेंट चांसेस हैं कि उनको ऑर्डर इशू हो जाएंगे। ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स के ऊपर। पहला फैक्टर ये है कि 13 अगस्त 2026 को रिजल्ट आया, अगर 13 अगस्त 2027 से पहले पहले अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दोबारा रिक्वेजिशन भेज दी कि तहसीलदार की सीट्स एडवर्टाइज करें, पब्लिश करें, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि तहसीलदार की अपकमिंग जो सीट्स हैं वो 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, 100% है। तो अगर विद इन 1 ईयर ये सीट्स आ जाती हैं, यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिक्वेजिशन भेज देता है पीपीएससी को, तो जो नॉट अपॉइंटेड लोग हैं उनको पीपीएससी तवज्जो दिलाएगा बोर्ड रेवेन्यू की हाईएस्ट अथॉरिटी को कि हमारे पास ऑलरेडी नॉट रिकमेंडेड लोग पड़े हैं, क्या इनको ऑर्डर इशू कर दें। अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हाईएस्ट अथॉरिटी कन्विंस हो जाती है तो ये नॉट रिकमेंडेड लोगों को ऑर्डर घर बैठे इशू हो जाएंगे। और दूसरी बात कि अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हाईएस्ट अथॉरिटी अब इस बात को अप्रूव नहीं करती, वो कहते हैं हमें फ्रेश टेस्ट करें, फ्रेश दोबारा कैंडिडेट्स जो हैं उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट लें और उनका फाइनल इंटरव्यू लें, तो उस सूरत में नॉट रिकमेंडेड लोगों को इंटरव्यू उनको ऑर्डर इशू नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं इस पूरे प्रोसेस को रैप अप करते हुए कि वो तमाम कैंडिडेट्स जो इस इंटरव्यू में फेल हुए उनको क्या करना चाहिए। याद रखें, पीपीएससी हो या एफपीएससी हो, अगर यहां पे आप किसी इंटरव्यू में फेल हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जन्नत के हकदार नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कामयाब नहीं है। आप अमली जिंदगी में बतौर बाप, बतौर भाई, बतौर बेटा, बतौर दोस्त, बतौर कुछ भी इंडिविजुअल, आप अपनी अमली जिंदगी में अगर कामयाब हैं, तो अगर आप किसी एक फील्ड में नाकाम भी हैं तो इट डज नॉट मीन कि यू आर अनसक्सेसफुल। सो don't lose your heart, put your efforts in the next attempt and wish you best of luck in your next attempt। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुई है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो तहसीलदार के फाइनल इंटरव्यू रिजल्ट का वेट कर रहे थे, फाइनल रिजल्ट का, और वो कैंडिडेट जो कि अपकमिंग नायब तहसीलदार और तहसीलदार की सीट्स की तैयारी करना चाहते हैं। मैं मेरा सेशन जो नायब तहसीलदार की अपकमिंग सीट्स है इसी साल के आखिरी क्वार्टर में, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो अपकमिंग सीट्स आ रही हैं नायब तहसीलदार की, उसमें रेवेन्यू लॉज और जीके के पेपर की तैयारी, और जो अपकमिंग तहसीलदार की सीट्स हैं उसमें इंग्लिश ऐसे की तैयारी, रेवेन्यू लॉज की तैयारी और जीके की तैयारी के लिए मेरा सेशन जारी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपकमिंग नायब तहसीलदार और तहसीलदार की जो टेस्ट है उसकी तैयारी के लिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएंगे, जो पहला लिंक होगा उस पर क्लिक करेंगे तो मेरा एक पोस्टर ओपन होगा, उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा 03326896 568। उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नेम, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने सिटी का नेम मेंशन करके आप नायब तहसीलदार का जो मेरा सेशन है जो अभी ऑन गोइंग है, जिसमें रेवेन्यू लॉज में हम लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 कंप्लीट कर चुके हैं और आने वाले दिनों में हम पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 पढ़ने जा रहे हैं, और साथ जीके के सेशन भी मेरे डेली बेसिस पे चल रहे हैं। एक दिन जीके का टेस्ट होता है, अगले दिन रेवेन्यू लॉज का टेस्ट होता है, जो अल्टरनेट डेज के ऊपर ये असाइनमेंट बेस और एवोल्यूशन बेस एक सेशन है नायब तहसीलदार और अपकमिंग तहसीलदार की सीट्स के लिए। इफ एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर फॉर द नायब तहसीलदार एंड तहसीलदार अपकमिंग सीट्स, ही और शी कैन कॉन्टेक्ट मी एट माई व्हाट्सएप नंबर, दैट इज 03326896 568। एंड इफ यू आर न्यू टू माई यूट्यूब चैनल, subscribe my YouTube channel so that you might get the such informative videos timely। अपना बहुत सारा ख्याल रखें उन लोगों का जो आपसे जुड़े हुए हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अस्सलाम वालेकुम। और once again, if you are new to my YouTube channel, subscribe my YouTube channel so that you might come across such videos timely। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह नगहबान।